हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं ब्रिक्स पढ़ने वाला हूँ, तो आप भी पढ़ लो। ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब क्या है कि कब इसका फॉर्मेशन होता है? 2009 के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी चाइना के अंदर। अब ब्रिक जो था, पहले BRIC था, जो था तब बिग फोर कंट्रीज़ जो थी। फिर उसके बाद 2009 के अंदर इन्हीं के अंदर साउथ अफ्रीका ऐड कर दिया जाता है, तो ये ब्रिक्स बन जाता है। थोड़े फिगर्स की बात करें तो 27% ऑफ लैंड जो है ब्रिक कंट्रीज ऑक्यूपाई करती है। 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करती है। 27% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में होता है। अब इसका बेसिस क्या है? किस बेसिस पे ब्रिक्स जो है वो एक दूसरे से कोलैब करती है? वो करती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, पीस के ऊपर एंड कोलैबोरेशन, मतलब कि ट्रेड करना है कंट्री के बीच में। क्योंकि एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये जितनी भी 5 कंट्रियाँ हैं, ये वो कंट्रीज़ है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। और एक तरीके से US डोमिनेंस के लिए उसका रिप्लेसमेंट इन्हीं 5 कंट्री में से कोई आ सकता है। उसके बाद जो 3 पिलर्स बोलते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, सेकंड होता है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड थर्ड होता है कल्चर। इन तीनों के बेसिस पे वो एक दूसरे से कोलैब करती है। अब देखते हैं अपन कि और क्या क्या पॉइंट्स है जिस बेसिस पे अपन बोल सकते हैं ब्रिक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन सकती है या फिर बन रही है धीरे धीरे टाइम में। तो सबसे पहले है जियोपॉलिटिकल में आता है कि जो इसका काम करने का तरीका है ब्रिक्स का, वो है नॉन वेस्टर्न व्यू के साथ। मतलब कि जो व्यू है इसका, कि जो भी वर्क किया जाएगा वो इस तरीके से किया जाएगा कि जो वेस्ट की आइडियोलॉजी है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सके। सेकेंड इज दे बिलीव इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है, रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ डॉलर। ये सारी बात करती है जियोपॉलिटिकल में। फिर अब उसके बाद है और कैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे करती है। इन्होंने फॉर्मेशन किया न्यू डेवलपमेंट बैंक का। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो सिमिलर टू है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ये है न्यू डेवलपमेंट और बैंक है, ऐसी पार्ट है उसी ब्रिक्स का ही, उसी के अंदर आता है। और ऐसा पार्ट है कि वो अगर किसी भी ब्रिक कंट्री को किसी भी तरीके का लोन वगैरह चाहिए होगा तो ब्रिक के अंदर ही मिल जाएगा उसे, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अलावा, बैंक से। इसके अलावा एक और है, वो है कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। जो क्या करता है, ये करता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह चाहिए होते हैं ताकि पेमेंट कर सके, जैसे BOP होता है, बिजनेस का पेमेंट में होता है कि शॉर्ट टर्म लोन चाहिए किसी पेमेंट के लिए, तो वो काम भी इसके अंदर किया जा सकता है कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रीज़ के अंडर। अब आते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रहा है। तो प्रॉब्लम्स आप देखो, एक चीज़ नोटिस करो, इसके अंदर चाइना है और इसके अंदर इंडिया है और प्लस इसके अंदर रशिया है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि चाइना और इंडिया का जो है वो आइडियोलॉजिकल क्लैश जो होता है वो काफ़ी बार होता रहता है। उसके बाद जैसे ही गलवान इशू हुआ, डोकलाम इशू हुआ, या फिर इंडिया ने ऐप वगैरह बैन करे, तो क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में जो आपसी मुठभेड़ है, मतलब जो आपसी तालमेल नहीं है, इस चक्कर में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ब्रिक्स को एज अ सक्सेसफुल होने में। मतलब दो दे आर गेटिंग सक्सेसफुल, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो एक मतलब ट्रस्ट नहीं बन पाता विद इन दी मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स। उसके बाद है चाइना और रशिया। जैसे यूक्रेन वॉर के बाद चाइना और रशिया जो है वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहे हैं। अब इन दोनों की क्लोजनेस की वजह से बाकी जितने ब्रिक मेंबर्स हैं उन सबको फोमो हो रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों ज़्यादा क्लोज में आ गए तो ये जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो ब्रिक्स से वो खुद के बेनिफिट मिलेंगे। प्लस चाइना जो है कभी सपोर्ट नहीं करेगा कि इंडिया जो है परमानेंट मेंबर बन जाए UN का, क्योंकि वो उसे पता है, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडिया, चाहे वो डेवलपिंग एज ए मतलब इकोनॉमी में देख लो या फिर आप वर्ल्ड में डोमिनेंस के लिए देख लो, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि बन जाए। क्योंकि अपन बन गए, मतलब एज ए इंडिया अगर वहाँ पर बन जाता है तो इंडिया अपने फेवर के अंदर डिसीजन ले पाएगा, अपने बेटरमेंट के लिए काम कर पाएगा। उसके बाद है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे पोस्ट यूक्रेन वॉर के बाद में इन दोनों के बीच में क्लोजनेस आ रखी है। फिर चाइना जो है वो अपना मिलिट्री अलायंस भी बढ़ा रहा है। मिलिट्री अलायंस कैसे बढ़ा रहा है?
डोकलाम इशू बता सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद गलवान इशू बता सकते हैं। फिर वो पाकिस्तान के साथ मिलके बॉर्डर बना रहा है, बॉर्डर के पास में रोड बना रहा है जो कनेक्ट करेगी पूरे चाइना को और पाकिस्तान को, तो ये बता सकते हैं। उसके बाद जितनी भी कंट्रीज ब्रिक्स के अंदर है वो ज़्यादातर ट्रेड करती है चाइना के साथ, तो चाइना ऑटोमेटिकली डोमिनेट हो गया। फिर चाइना चाहता है कि, चाइना बोल रहा है कि एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए ब्रिक्स कंट्री की, तो फिर और ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ जाएगी। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ब्रिक्स के अंदर। ये इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी ब्रिक्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेंबर, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन के निकल रहा है। और मोर देन 19 कंट्रीज़ जो है, जो 2023 के अंदर मीटिंग हुई है और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर लोग मोर देन 19 कंट्रीज़ है जो इसका मेंबर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। और अभी जो पहले से वेल स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर अगर वो एंट्री लेते हैं तो उन्हें पता है कि वो हाईएस्ट पोजीशन अचीव नहीं कर पाएंगे। और उसका पोटेंशियल, एक वैसे भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एक पोटेंशियल आ चुका है कि हाँ बस इसके बाद अब नहीं डेवलप हो सकते, पर ये इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। तो अब लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं ताकि वो खुद के बेटरमेंट के लिए काम कर सके, खुद की कंट्री के लिए बेटरमेंट के लिए काम कर सके और ग्लोबल लेवल पे डेवलप कर सकें। तो ये था। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ूंगा तो मैं आपको बुला लूँगा। बाय बाय।